Yesterday on the News Hour agenda, we broke the distressing news of Rakesh Pandita, a councillor belonging to the BJP, having been shot dead. Apparently, he had security officers assigned to him, but he left them behind as he went to visit a friend. At that time, terrorists opened fire at him, injuring one of his friends as well, who luckily survived, but Rakesh Pandita passed away. Today, there were protests by the BJP, by locals across Kashmir, especially after a statement was released by a terrorist front which said that Rakesh Pandita had been hunted down because he was a fascist Hindutva goon, making many ask whether the only crime, and given that in the last 6 months 3 Hindu settlers have been targeted, attacked and murdered in this fashion by terror elements, whether the minorities are again being picked out and targeted by the terror network in Kashmir. जी, मेरे पापा का बर्थ प्लेस था त्राल, वहाँ पर उनकी डेवलपमेंट के लिए गए थे, तो उनका क्या कसूर था? भाईचारे के लिए गए थे, कोई डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं कर रहे थे, उनका क्या कसूर था? यही इस्लाम, यही हिंदुज़म है क्या? You're watching the News Hour at 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. All right, joining us now on the News Hour agenda, Professor G.L. Kaul. He's a relative of Rakesh Pandita. Rakesh Kaul, he's a councillor and close friend of the late Mr. Pandita, and Vinod Pandit, also a friend of his. In a while, we'll be joined by Engineer Ejaz Hussain, who's the National Vice President of the Youth BJP and a member of the District Development Council in Srinagar. I want to start by asking you, Rakesh Kaul, why was Rakesh Pandita targeted in this fashion? Especially, how do you view the statement that was released later saying that he's a Hindutva goon? What's the connection? मैडम, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल अनफॉर्चूनेट जो हमारा इधर राकेश पंडिता हमसे खो गया है आज। बदकिस्मती, मगर जो गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के ने कहा है आज कि ये उनकी जो लैप्स है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लैब्स है, इसको मैं 100% नहीं 120% ये सिक्योरिटी लैब्स है। अगर इनको पता था त्राल में इस वक्त वहाँ पर टेररिस्टों का चल रहा है कि वहाँ पर वो वायरा पर चल रहे थे, इन्होंने पहले क्यों नहीं किया इसको? इन्होंने उनको वहीं क्यों नहीं मारा है? हमारी जो डिपार्टमेंट है, CID है, जो भी रिपोर्टिंग करती है, जो इसको देखते हैं, और माइनॉरिटी कम्युनिटी, ये इस वक्त भाजपा के लोगों को टारगेट किया जाता है। बस आप कह रहे कि सिक्योरिटी ने कहा कि हमारे IG साहब ने कहा है कि इनके PSO इन्होंने वहाँ पर नहीं लिए थे। वसीम बारी जी के 12 PSO थे, विदिन 5 मिनट्स अपने घर में ही उनको शहीद किया गया। वहाँ पर सिक्योरिटी लैब्स के ऊपर 1000 बार हमने इनको कहा है, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, माइनॉरिटी की, ये डेमोक्रेसी का गला घोट रहे ये लोग। टेररिज्म का काम है, इनका कोई मजहब ही नहीं है। हम लोग ग्राउंड जीरो पर, हमारा कोई सुनता भी नहीं है, हम ग्राउंड जीरो पर वहाँ काम कर रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखो, आज मैं इस बेटे को क्या जवाब दूँ, इस अपनी भाभी को क्या जवाब देंगे? ये वेट कर रहे हैं कि जब तक किलिंग नहीं हो जाएगी तब तक ये चुप बैठते हैं प्रशासन हमारी। मैं पार्ट एंड पार्सल, मैं काउंसलर भी हूँ, मैं भाजपा का वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से भी हूँ, मगर जब चुपती है तो अंदर का जो ग्राउंड रियलिटी पर काम करते उसको पूछा नहीं जाता है। मुरबन साहब जब यहाँ पर थे, मैंने उनको मेल 1000 बार, क्या मैं कहूँगा कि कितनी बार मैंने मेल किया इनको कि हमें आपसे मिला, जो माइनॉरिटी के लोग हैं हम मिलना चाहते, जो भी काउंसलर थे, क्योंकि माइनॉरिटी के जो लोग थे, जो कश्मीरी पंडित, उन्होंने पहले पहल की वहाँ पर जाने की। 40 लोग वहाँ चले गए, आधों ने अनकंटेस्ट जीता वहाँ पर, आधों ने कंटेस्ट करके जीता वहाँ पर। हमने डेमोक्रेसी को 90 का जो ब्रिज टूटा हुआ था, इसको हम करने जुड़ने का काम कर रहे थे। और हमें क्या मिल रहा है? अजय पंडिता जी, वसीम बारी जी, मैं नहीं कहता हूँ वहाँ के लोग हमारे भाजपा को टारगेट किया जाता है। अब काम करने हम गए, हम तो बैठने नहीं गए वहाँ पर, हम तो काम करने गए। क्योंकि आप ये बोल
जो चीज बोल रहे हैं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अभी भी एक काउंसलर हैं, आप ग्राउंड पे हैं। इस तरीके से क्यों टारगेट किया जा रहा है? मकसद क्या है? बिल्कुल मकसद है मिलिट्री। देखो पाकिस्तान जो चाहता है, देखो पाकिस्तान का टच में 100% है ही है, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस जो पहले काउंसिल का हुआ है, यूएलबी का इलेक्शन हुआ, उसके बाद पंच का हुआ, सरपंचों का हुआ, वहाँ पर इलेक्शन हुआ, तो ये नहीं चाहते थे ये लोग। और इसको इनको हाईलाइट किससे होता है? डेमोक्रेसी का ये ख़त्म करने का इनका जो टेररिज्म को मुद्दा क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये टारगेट देखते हैं। टारगेट कौन होगा? जब ये माइनॉरिटी का कश्मीरी पंडित पर्टिकुलरली जब टारगेट करते हैं, ये एक थर्ड जो कश्मीरी का रिटर्न पॉलिसी पर बात हो रही है, उसको दबाने के लिए, ताकि लोग डरे। मैं सीधी बात कह रहा हूँ, मैं 4-5 दिन पहले वहाँ से आया हूँ। आज मैं जब जाने की कोशिश, कल मुझे जाना था और मुझे घर वाले बंद रख रहे, हम नहीं जाने देंगे। हम कौन माँ चाहती है कि उसका बेटा मरे? कौन औरत अपने सुहाग को चाहती है कि मेरा सुहाग मुझे? कौन बेटा अपने बाप को? 15 तारीख को आंसू भी नहीं रहा हमारे पास। 15 तारीख को हमने कहा, इसने अपने पिता की चिता जलाई, राकेश जी ने वहां पर। जब आज उसने बेटे ने राकेश पर था कि हमारा कोई सुनता भी नहीं। हम ब्रिज बनाने के लिए, हम जम्मू में रहते हैं, हम डेवलपमेंट करने के, अपने भाई जो वहां पर है, जो हमारे लोग हैं वहां पर काम करने के लिए गए वहां पर, ताकि हम डेवलपमेंट करके जो जिसको इग्नोर किया गया था डेवलपमेंट। हमारा नारा क्या था कि डेवलपमेंट कश्मीर में, जिस इसके लिए। मगर इसका मतलब ये नहीं है। हमने इनको कहा कि जो ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, आज प्रशासन क्या कहती है, नहीं जी उनने सिक्योरिटी नहीं ली। मैं तो वसीम बारी जी की बात कर रहा हूँ। एसएसपी ये वहाँ पर चौकी उनके साथ ही थी, वहाँ पर जहाँ पर वसीम बारी जी बैठे। उन्होंने भी प्रशासन से उस टाइम रिक्वेस्ट की, मुझे एक अकोमोडेशन दीजिए। जब तक ये वेट नहीं करते कि आदमी मरे, और तब तक चाहे वो किसी भी पार्टी से, मगर पर्टिकुलरली जो टारगेट होता है वो भाजपा के लोग होते हैं। जब तक ये वेट करते, उसके बाद क्या बोलते, नहीं जी अब ये इसने सिक्योरिटी नहीं ली थी। आप मुझे बताइए, उसके पास प्राइवेट गाड़ी है। 2 साल से हम कहना चाहते हैं, यही हमने गवर्नर साहब को मैंने मेल किए थे 1000 बार। आज के सिन्हा साहब को नहीं, इससे पहले भी जो मुरमुन साहब के, हमें मिलने दीजिए। माइनॉरिटी का एक वफद मिलना चाहते थे, आज तक हमें मिलने नहीं दिया गया। जिनको बैक होगा उनको मिलने देते। हम अपनी पुकार, हम अपना जो दिल का जो हमारा वहां पर, हम क्योंकि हम घरों पर काम कर रहे हैं, ये उन लोगों का सुन के जिनको वहां पर पता ही नहीं। इसीलिए आई एम ग्लैड राकेश जी, आज आप यहाँ पर आकर के अपने दिल की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त, सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप लिटरली, जैसा आप कह रहे हैं, आप वो ब्रिज है। और प्रोफेसर कौल, क्या यही वजह से बार बार टारगेट किया जाता है? क्योंकि ये ब्रिज अगर बन गया, जो डेवलपमेंट का ब्रिज की बात कर रहे हैं राकेश कौल जी, अगर वो ब्रिज बन गया तो कई लोगों का जो बिजनेस ही है वो बंद हो जाएगा कश्मीर में। प्रोफेसर कौल। मैडम आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, बिल्कुल सही फरमा रही हैं मैडम आप, क्योंकि लोगों को एक किस्म की ये इनकम आ रही है। जितने बंदे मारे जाते हैं, अकॉर्डिंगली पेमेंट उनको मिलती है, और वो पेमेंट कहीं और से नहीं, सिर्फ हमारे हमसाए मुल्क से मिलती है। उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक वो सिस्टम ऐसा है कि हर काम के लिए पत्थर मारने के लिए, गोली मारने के लिए, किसी अच्छे लीडर को मारने के लिए, उसके लिए ख़ास की मतलब उन्होंने एक रेट रखी है। अगर अब किसी को नहीं मारा जाएगा तो वो भूखे मर जाएंगे। अगर ब्रिज बन गया, अगर हिंदुस्तान पूरी तरह से कश्मीर में एज ओल्ड जो हमारी वहाँ बरादराना ताल्लुकात रहे हैं, अगर वो कब फिर से नए सिरे से शुरू किए जाए तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इन लोगों को अब ये आदत पड़ी है, मरते जाएंगे, नए बनेंगे। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं लैप्स हो चुका है।
एक बड़ी साजिश के साथ एक बड़े मतलब एक ऐसा जाल बुना गया कि बेचारा राकेश जी इस दुनिया से चला गया। हालांकि मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, जाने से पहले मैंने उसे एक बार फिर रिक्वेस्ट की कि नहीं जाओ यार, मेरा दिल नहीं मानता, नहीं जाओ। लेकिन उसने कहा नहीं, मैंने लोगों से वादे किए हैं, वो वादे मैं कब पूरे करूं। उन्होंने दरगाह तक सड़क बना दी, उन्होंने मस्जिद तक पूरी सड़क, बढ़िया ब्यूटीफुल सड़क बना दी, उसने वहाँ पार्कें बना दी। उसने कोरोना के दौरान क्या क्या नहीं किया, किस तरह से इंजेक्शनों का, दवाइयों का इंतज़ाम नहीं किया, उसने क्या नहीं किया। अनफॉर्चुनेट है। शायद ये नहीं चाहते कि कश्मीर की तरक्की हो, शायद ये नहीं चाहते कि कश्मीर की सेहत ठीक हो, तभी तो इसको मारा गया। क्योंकि ऐसे लोग चुपचाप करके थोड़ी बैठेंगे। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसे एक जुनून सा चढ़ा हुआ था। उसने कहा मैंने लोगों से वादा किया है कि मैं ये काम करूंगा, मैं बैठ नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि उनके फादर की डेथ हो गई थी, अभी 13वां ही दिन था, और उसने कहा कि नहीं मैंने जाना है। मैंने कहा देखो गलत कर रहे हो, अभी नहीं जाओ, अभी आपके यहाँ पर जो हालत है उसको आप नहीं देख रहे हो कि उनकी माँ रो रही है, वाइफ उसकी थी राकेश जी की, वो और छोटा बच्चा 12th क्लास में वो पढ़ता है। बहुत ही हालत अजीब है। पर उस घर की हालत भी वैसे अजीब इंजीनियर है। हुसैन, नहीं एक लगता था आदमी कि जो कि अपने उसको पिताजी मारते थे। की मौत के तुरंत बाद, गुजर जाने के तुरंत बाद जाकर के अपनी कंस्टिट्यूएंसी में काम करता है, उसको इस तरीके से गोली मार दी जाती है। आप, मेरे को याद है दिसंबर में जब चुन करके आए थे, आपने कहा था कि हम तो कश्मीर में रह करके भारत माता की जय भी बोलेंगे, बीजेपी का हम झंडा भी उठाएंगे और हम यहाँ पर काम भी करेंगे। पर उतने ही महीनों में वसीम बारी, अजय पंडिता और अब राकेश पंडिता, क्यों? क्या आपको डर लगता है कि जब इनको नहीं बख्शा गया तो आपको भी खतरा है? देखिए, सबसे पहले जो हमारे राकेश पंडिता जी की जो शहादत हुई है, हमें उनके घर वालों से बिल्कुल हमदर्दी है और पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि आज जो पाकिस्तान है वो बिल्कुल बौखलाया हुआ है। जिस तरीके से पंचायत चुनाव हुए यहाँ पे और पंचायत के बाद जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, आज हर घर में, हर जगह, हर मोहल्ले, हर गली में कार्य हो रहा था। और कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बार बार ये टारगेट किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, इनको निशाना बनाएंगे तो बाकी लोग भी डर जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो शहादत हुई है, एक एंगल से नहीं देखे जाएंगे। आज 2 क्वेश्चन सवाल पूछते हैं, पूरी जनता पूछती है सवाल कि एक तो ये कम्युनिटी, पंडित कम्युनिटी से बिलोंग करता था, उसके बावजूद भी उसको क्यों मारा गया। मैं तो बोलता हूँ हमारे और भी कार्यकर्ता थे, हजारों की कार्यकर्ता में किसी मुसलमान को चुन लेते। ऐसा नहीं, हम लोग, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बौखलाहट है। और ये जो अभी पीस चल रहा है, अमन चल रहा है, धारा 370 हटने के बाद जो पंचायत के चुनाव हुए, अभी डीडीसी के चेयरमैन बने, डीडीसी के मेंबर बने, म्युनिसिपल कमेटीज के काउंसिल बने, उसी कारण से इतनी बौखलाहट है। लेकिन मैं समझता हूँ जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो आने वाले समय में जो जितने भी जो एंटी फैसिस्ट ग्रुप कोई नाम करके, इनका आतंकवादियों का रोज कोई ना कोई अलग अलग नाम होते हैं, एक दिन एक नाम, दूसरे दिन दूसरा नाम, ये अपने आप को रेवलेंट करने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जैसे हमारे संगठन मंत्री जी ने भी बोला कि हम लोग सब लगे हुए और डट के मुकाबला करेंगे ऐसे ताकतों से जो राष्ट्र के खिलाफ ताकतें होंगे और हमारे खिलाफ ताकतें होंगी। विनोद पंडित जी, ये बौखलाहट है, पर इसके खिलाफ लड़ते रहना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि ये बात जो आज जो मेरे परम मित्र, हेलो, बोलिए विनोद जी, बोलिए विनोद। आप सुन रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, देखिए राकेश जी मेरे परम मित्र थे, मतलब काफ़ी समय से। और उसके बाद वहाँ वो चुनाव लड़ने गए, जो वहाँ पे जो इलेक्शन हुए, उसके बाद उन्होंने जीता। और जो कल जो घटना घटी है, जो रात के 10 बजे एज पर रिपोर्ट्स, जो वहाँ उनको लहूलुहान किया गया,
तो अगर हम देखते, जैसे भी हम बात कर रहे थे कि ये माइनॉरिटी की अगर बात करते तो मैं आपको इसमें पूरा वर्णन करता हूँ। जैसे अजय भारती जिनको एलिमिनेट किया गया लुकबाउन के अंदर, उसके बाद जो एक हमारे गोल्ड स्मिथ थे, एक सुनहर बिजनेस करते थे यहाँ श्रीनगर में, तो उसने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाई, तो उनको बिजनेसमैन थे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं थे, उसको एलिमिनेट किया गया। उसके बाद जो कश्मीर में जो योनो के नीचे जो दुर्गानाथ ढाबा है, जो कृष्णा ढाबा है, उसके बेटे को एलिमिनेट किया गया, तीसरी घटना। और चौथी घटना राकेश जी मीनस की जो पाकिस्तान के जो लोग पाकिस्तान के इशारों के ऊपर कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, और वो ये नहीं चाहते कि एक तो वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो, और जो माइनॉरिटी के अंदर एक थर्ड क्लियर किया जाए। जैसे अगर आज राकेश जी को एलिमिनेट किया गया, उससे पहले अजय भारती को किया गया, उससे पहले उसे गोल्ड स्मिथ को एलिमिनेट किया गया, उसके बाद जो कृष्णा ढाबा वाले को भी एलिमिनेट किया गया। मीन्स जो बिजनेस करता है कोई माइनॉरिटी का, उसको भी वहाँ एलिमिनेट किया जाता है कश्मीर के अंदर, और दोनों को एलिमिनेट किया जो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, वो बीजेपी के साथ। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारे पंडित भाई वापस आए, अब तो 370 भी चला गया है, अब तो यूनियन टेरिटरी भी है, तो सारे पंडित भाई वापस लौट सकते हैं, ये बार बार कहा जाता है। देखिए ये तो बोला जाता है, लेकिन एक चीज ये है कि आप देखिए, मैंने 4 जो माइनॉरिटी के लोगों को एलिमिनेट किया गया कश्मीर के अंदर, जिसमें 2 बिजनेसमैन काम करते थे कश्मीर घाटी के अंदर, आज से नहीं कर रहे थे, तो नहीं 1990 से पहले काम कर रहे थे। कृष्णा ढाबा बड़ा पुराना ढाबा था, जो श्रीनगर के अंदर जो वो सुनहर जो थे गोल्ड स्मिथ, वो पहले से बहुत आज से 40-50 साल से काम कर रहे थे। उनको टारगेट करके बोला कि इन्होंने डोमिसाइल बना लिया, उनको एलिमिनेट किया गया। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को, जो मेरे किसी भाई ने यहाँ कहा कि जो सिक्योरिटी सेटअप है, कि मैं आज आपको ये खुलासा करना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सेटअप में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है मैडम, बहुत जबरदस्त कन्फ्यूजन है। जब सत्यपाल मलिक जी गवर्नर जम्मू कश्मीर के अंदर थे, 2019 की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे सिक्योरिटी विड्रॉ रातों रात सिक्योरिटी विड्रॉवल किया गया। उन लोगों को किया गया कि जिन्होंने 20 साल 25 साल कश्मीर के अंदर काम किया गया, और सत्यपाल मलिक जी ने 2 बार बयान दिया, हम सिक्योरिटी रिव्यू कमेटी मीटिंग करेंगे, लेकिन आज तक कोई सिक्योरिटी रिव्यू कमेटी नहीं हुई है। कहाँ पे वो ब्यूरोक्रेट्स बैठे उन फाइलों के ऊपर, कहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका संज्ञान ले रही है। एजाज, इसके बारे में आप बोलना चाहेंगे? और उसके बाद उस सिक्योरिटी यहाँ राकेश जी जो खुद एक काउंसलर है, कह रहे हैं कि हमें महफूज कौन रखेगा, हम तो काम करेंगे बट हमारी महफूज रखने की काम कौन करेगा? बिल्कुल, मैं समझता हूँ सरकार को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी। जो हमारे पंचायत में चुन के आए लोग हैं, या काउंसलर्स है, या जो डीडीसी के मेंबरान है, या जो भी पॉलिटिकल वर्कर्स है, क्योंकि यहाँ पे बार बार आपने देखा जो भी राष्ट्रीय हित में बोलने वाला लोग होगा उसको हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है। हाँ, कल एक हमारे आईजी कश्मीर का भी एक बयान आया कि जो प्रोटेक्ट है उसको अपने साथ प्लीज भी लेनी चाहिए, लेकिन साथ में मैं आईजी कश्मीर से ये निवेदन करूंगा, मेरी यही दरख्वास्त रहेगी कि जितने लोग जो चुन के आए, जो डीडीसी मेंबरान है या फिर जो म्युनिसिपल काउंसलर्स है, जिनको अभी तक सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई है या किसी कारण से, उनको जल्द से जल्द सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए और थ्रेट असेसमेंट लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या बाकी लोगों को ही जो सरकार में हो, जो बाकी लोग भी है, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी में राष्ट्रीय विचारधारा वाले लोग हैं, उनको भी सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है, और इसमें हम लोग लगेंगे। एंड देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस, बिकॉज इस चीज पे कोई राजनीति ना होनी चाहिए, ना कोई कर सकता है। जो लोग भारत के लिए काम करते हैं, irrespective of whichever state, especially in Jammu and Kashmir, they deserve to have their life and safety protected. Let's make no mistake about it. And the loss of Rakesh Pandita will be felt not just by his family, but by the country that remains grateful to him. Thank you very much. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. Thanks for watching.